everyone out there. We will be going through the environment PT 365. तो हम environment की पूरी PT 365 सॉल्व करेंगे एक तरह से. सॉल्व इन द सेंस हम उसको अच्छे से पढ़ेंगे और मतलब क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उसी चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देंगे और अननेसेसरी चीज़ों को नहीं पढ़ेंगे और एक छोटी वीडियो में ही हम सब कुछ कवर करने की कोशिश करेंगे ना. तो पहला टॉपिक है हमारा बायोडाइवर्सिटी. तो हम स्टार्ट करते हैं कि बायोडाइवर्सिटी पे कैसे रहेगा. ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी पे अब हमारे पास क्या है, पहला टॉपिक है वाइल्ड लाइफ एंड कंजर्वेशन. ठीक है, तो अब देखो रेड लिस्ट क्या होती है. IUCN, देखो IUCN रेड लिस्ट बनाता है. तो अब आपके ऊपर कोई क्वेश्चन आ जाए कि लिस्ट ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज या लिस्ट ऑफ टेस्ट स्पीशीज वॉज सीन, तो ये कहीं ना कहीं IUCN उसकी रिलेटेड बॉडी होगी. तो रेड लिस्ट ऑफ द थ्रेटेड स्पीशीज तो हमें देखनी है. देखो क्या क्या है. अब इसमें कितनी कैटेगरी होती हैं आपको देखना है. 9 होती है. जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 कैटेगरी आपको याद रखनी है. अब आपको नॉट एवेल्यूएटेड, डेटा डेफिशिएंट, लीस्ट कंसर्न्स, नियर थ्रेटेंड, वल्नरेबल, एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एक्सटिंक्ट एंड वाइल्ड एंड एक्सटिंक्ट, ये तरह की 9 स्पीशीज़ हैं. ठीक है, तो ये आपकी हैं. अब आपको याद नहीं रखना है कि कौन सी स्पीशीज़ किस में लाई करती है, विच इज़ नॉट मतलब फिजिबल नहीं है, तो हमें इस पर ध्यान नहीं देना है. अब चेंज स्टेटस किस किस के हुए हैं ये देखो. आपको कितनी सारी स्पीशीज़ दिख रही हैं, आपको इनमें से एक भी नहीं पढ़नी. ठीक है, छोड़ो इनको, कभी नहीं आएगा भी तो वैसे भी नहीं कर पाओगे. ठीक है, नाउ द सस्टेनेबल फाइनेंस फॉर टाइगर लैंडस्केप कॉन्फ्रेंस SFTLC. टाइगर्स पे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं. तो जो सस्टेनेबल फाइनेंस फॉर टाइगर लैंडस्केप कॉन्फ्रेंस वॉज होस्टेड बाय भूटान गवर्नमेंट. तो कहीं ना कहीं भूटान गवर्नमेंट का यहाँ रोल है. और टाइगर कंजर्वेशन कोएलिशन, ये एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है. आपको थोड़ा बहुत इसको देखना है बस. अब आपको देखना है इनके बारे में जानते हैं. तो ये कुछ नहीं कहता. इज़ एन इंडिपेंडेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टाइगर कंजर्वेशन कोएलिशन ब्रिंग टुगेदर बायोलॉजिस्ट, अलग अलग लाता है इनको एक जगह प्लेटफॉर्म पे लाता है. मेंबर ऑर्गेनाइजेशंस क्या क्या हैं. इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN भी इसका मेंबर है. तो मेंबर ऑर्गेनाइजेशन जो कोएलिशन है उसमें UNDP है. उसके बाद में वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर है. तो काफ़ी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है. सस्टेनेबल फाइनेंसिंग इनिशिएटिव लॉन्च हुआ है SFTLC, टाइगर लैंडस्केप इन्वेस्टमेंट फंड बनाया गया है. बस इतना पता नहीं. टाइगर बॉन्ड्स ये आए हैं बाय एशिया डेवलपमेंट बैंक टू इंगेज द प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टर. तो आपको बस इतना मेन याद रखना है कि टाइगर बॉन्ड किसने निकाले हैं. ADB ने टाइगर बॉन्ड्स निकाले हैं. पूछ सकता है रिसेंटली टाइगर बॉन्ड हैज़ बीन इशूड बाय विच इंस्टीट्यूशन. ठीक है ना. प्रोजेक्ट टाइगर 1973 पता है. NTC है जो स्टेट्यूटरी बॉडी अंडर WPA 1972 अमेंडेड इन 2006 टू एडमिनिस्ट्रेट प्रोजेक्ट टाइगर. ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में NTC है. NTC एक हमारी बॉडी कॉन्स्टिट्यूट. M स्ट्राइप्स है डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम. ये सवाल आ चुका है ऑलरेडी. ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट इट, आ जाएगा. तो आपको याद रखना है टाइगर से रिलेटेड है. ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव 2008 में आया था, वर्ल्ड बैंक का इनिशिएटिव था. थोड़ा बस इतना ही इनको याद रखना है, ज़्यादा ये सब चीज़ें याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि ये फलाना मतलब क्या क्या है. इसमें पता होना चाहिए टाइगर कंजर्वेशन कोएलिशन कुछ न्यूज़ में है. नाउ टाइगर लैंडस्केप इन इंडिया है ना. देखो लेस देन 8% इन एशिया. तो टाइगर्स के लिए ये क्वेश्चन. इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस. ठीक है, यूनियन प्रूव इंडिया बिकम द मेंबर ऑफ IBC है. तो और क्या है ना, बाय साइनिंग ए रेटिफिकेशन ऑफ फ्रेमवर्क एग्रीमेंट. तो ये याद रखना है बस. 50th ईयर ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट 2023 में लॉन्च करा गया था. अपार्ट फ्रॉम इंडिया निकरगुआ, एस्वातिनी, सोमालिया हैव ऑल्सो ज्वाइन. तो एस्वातिनी, निकरगुआ और सोमालिया तीनों ने ज्वाइन करा है. स्ट्रेंथन ग्लोबल कॉपरेशन स्ट्रेंथनिंग के लिए यहाँ पे इसको स्टार्ट करा गया है. देन वी सी IUCN स्टेटस एंडेंजर्ड है टाइगर, वल्नरेबल है लायन, चीता, स्नो लेपर्ड, जो हमारे लेपर्ड्स हैं, और नियर थ्रेटन है जैगुआर, और लीस्ट कंसर्न प्यूमा है. तो प्यूमा हमारे लीस्ट कंसर्न है. इनका इतना ही याद रखना है. IUCN स्टेटस all 5 big cat are listed in a schedule 1 and 4 of wildlife protection F and side appendix के. ठीक है, तो आपको याद रखना है ना. एलिफेंट सेंसस आया है 2023 का. तो अब एलिफेंट सेंसस के लिए आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि एलिफेंट सेंसस जो है वो आपको एलिफेंट के ऊपर UPSC का भी क्वेश्चन पूछ लेता है. तो आपको ये याद रखना कि अब हाई डेथ रेट जुवेनाइल एलिफेंट 40% मर रहे हैं. और कर्नाटका टॉप अमंग साउथ स्टेट में 6000 एलिफेंट. तो आप कर्नाटका का याद रख लो बस कि हाईएस्ट यहाँ पे हैं. डिसीज़ कौन सी है. एलिफेंट एंडोथेलियोट्रॉपिक हर्पीज़ वायरस. ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है और ज़्यादा नहीं पढ़ना. अब इंडियन एलिफेंट है ना, LFS मैक्सिमस, ये कुछ है. प्रोटेक्शन स्टेटस WPA शेड्यूल 1 में है. एंडेंजर्ड जिसको EN स्टेटस है. IUCN स्टेटस आपने EN देखा था. EN स्टेटस हमारा होता है एंडेंजर्ड स्पीशीज़ का. ठीक है, याद रखना है आपको, क्योंकि इसमें हो सकता है कि आपसे पूछ लें.
तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत इन सब चीज़ों में पड़ती नहीं है। तो एंडेंजर्ड है, शेड्यूल 1 में है, 1972, हाईली इंटेलिजेंट होते हैं। अब वन ऑफ द 3 सब स्पीसीज ऑफ एशियन एलिफेंट, अदर आर सुमात्रन और श्रीलंकन, है ना। तो इंडियन एलिफेंट है, सुमात्रन एलिफेंट है, श्रीलंकन एलिफेंट है। ये 3 सब स्पीशीज है एशियन एलिफेंट्स की। जेस्टेशन पीरियड उनको रखना है 20 to 22 मंथ है। लॉन्गेस्ट होता है मैमल्स में, लाइफ स्पैन 60 to 70 ईयर। लीडर ऑफ एलिफेंट फीमेल है, क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुके हैं इसलिए इन्होंने अपने फैक्ट में डाल दिए। बाकी कुमकी एलिफेंट, टर्म यूज इन इंडिया फॉर अ कैप्टिव एशियन एलिफेंट्स दैट आर ट्रेन टू बी यूज इन ऑपरेशन टू ट्रैप वाइल्ड एलिफेंट। तो ये कुमकी एलिफेंट याद रखना, काफ़ी न्यूज़ में रहता है। और इंडिया इज़ होम टू 60% ऑफ वर्ल्ड एलिफेंट पॉपुलेशन, इसलिए इंडिया में इसमें क्वेश्चन आता है। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 है। 33 एलिफेंट रिजर्व्स हैं हमारे पास, 14 मेजर हैं। ठीक है, स्टेट्स जो हमारी मेजर हैं। अब ये देखो आप, एशियन एलिफेंट और अफ्रीकन एलिफेंट में थोड़ा सा हम डिफ्रेंशिएट यहाँ पे करेंगे क्योंकि एशियन एंडेंजर्ड है, ये आईसीएन में। सवाना एलिफेंट एंडेंजर्ड है और क्रिटिकली है फॉरेस्ट एलिफेंट। 2 तरह के एलिफेंट अफ्रीकन में भी देखने को मिल रहे हैं, तो आईसीएन में है। देखो आपको जितना रेड कलर होगा उतना प्रॉब्लमेटिक है, तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड होगा। ठीक है ना। एशियन छोटे होते हैं, अफ्रीकन बड़े होते हैं। सबको पता है एशिया के छोटे होते हैं, अफ्रीका के बड़े होते हैं। ठीक है, मतलब समझ गए होगे। और 3000 to 600, मतलब ये तो आपको वेट थोड़ा वही है। स्मॉलर राउंडेड एयर, लार्ज फैन शेप्ड एयर होते हैं, स्मूदर स्किन होती है, इनकी स्किन इज मोर रिंकल्ड। ट्विन डूम्ड हेड, सिंगल डोम्ड हेड, टस्क ओनली, सम मेल एशियन एलिफेंट हैव टस्क, टस्क आर द एब्सेंट इन फीमेल। रूडिमेंट्री टस्क होती है, बोथ मेल एंड फीमेल एलिफेंट ग्रो टस्क, तो इनके अंदर टस्क ज़्यादा पाई जाती है ना। स्टेट ऑफ राइनो रिपोर्ट, अब राइनो पे आप इतना नहीं पढ़ सकते हो बिकॉज, है ना। तो आपको क्या क्या याद करोगे ना, इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन ने आपको निकाल के दी है, अच्छी बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, इंडियन राइनो, सुमात्रा राइनो, जावन राइनो, बस कुछ कुछ आइडिया होना चाहिए। और अफ्रीका में वाइट राइनो और ब्लैक राइनो, 5 स्पीशीज ऑफ राइनो है। बाकी राइनो वाइनो कुछ नहीं है। नेशनल राइनो कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी, कंजर्वेशन इंडिया में तो 2019 याद रख लेना। अफ्रीकन, एशियन आपको इतना याद करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आप कैसे याद करोगे, मतलब मुश्किल है ये। मतलब आप देख लो, वाइट राइनो तो वहाँ पे मिलते ही, अफ्रीका में ब्लैक भी मिलता है। इंडिया लार्जेस्ट ऑफ, अब कुछ कुछ फैक्ट आप याद रख सकते हो। देखो मैं पूरी तरह से इसको इग्नोर नहीं करवा रहा, जैसे इंडियन राइनो इज़ द लार्जेस्ट ऑफ ऑल एशियन राइनो। ठीक है, वाइट राइनो सेकंड लार्जेस्ट। अब ये नहीं है, अभी इतना याद नहीं करोगे, इसको आप छोड़ दोगे, ये आपको इतना बिल्कुल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है ना। ग्रेट इंडियन जो बस्टर्ड की बात हो रही है, ये एक हमारी बहुत इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ है, जो हमारी एवियन स्पीशीज़ है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड होती है एंड लेसर फ्लोरिकन। ठीक है, अब आपको पढ़ना है। बंगाल फ्लोरिकन्स भी हैं, मैक्वींस बस्टर्ड भी हैं। बैकग्राउंड क्या है, फर्स्ट स्टार्टिंग 2013, चेंजेस टू बस्टर्ड रिकवरी प्रोजेक्ट 2016 में आया था। ठीक है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया ने बनाया था ये। फंडिंग एजेंसी कैंपा, जो कैंपा अथॉरिटी है ना हमारी, उसको फंडिंग करती है। तो इनको भी रख, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं स्पीशीज़ को कंजर्व करना। लेसर फ्लोरिकॉन, स्मॉलेस्ट वर्ड ऑफ दी बस्टर्ड फैमिली। ठीक है, तो ये सब आपको इतना ज़्यादा याद नहीं रखना, राजस्थान में मिलती है, आपको बस इतना याद रखना है, ज़्यादातर ये स्पीशीज़ मिलती हैं, है ना। तो इनको रिकवरी भी करनी। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्या है, राजस्थान गुजरात में मिलेगी। ठीक है, ये देखो, तो ये डेजर्ट नेशनल पार्क राजस्थान, नालिया ग्रासलैंड, लाला बस्टर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ मिलेंगी, बस कुछ कुछ याद रखना है। और देखो, आर्टिफिशियल ब्रीडिंग एट नेशनल एवियन रिसर्च सेंटर अबू धाबी, तो इनकी हो रही है आर्टिफिशियल ब्रीडिंग हो रही है। ठीक है, नाउ सुप्रीम कोर्ट बैन ऑन पावर लाइन्स। ठीक है, रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट मॉडिफाइड इट्स अर्लियर ऑर्डर रिगार्डिंग रिस्ट्रिक्टिंग ऑन सेटिंग अप ऑफ ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन्स। तो कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शन लगाया सुप्रीम कोर्ट ने भी, कहीं ना कहीं इन स्पीशीज़ को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कराया। तो आप कहीं ना कहीं यहाँ पे इसको भी यूज़ कर सकते हो। देखो, आपको सिर्फ प्री के पर्सपेक्टिव से कभी नहीं सोचना होता है, आप इसको मेंस में, या जब भी एनवायरनमेंट रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन अगर GS2 में आता है, तो आपको जुडिशियल एक्टिविज़म, है ना, जुडिशियल एक्टिविज़म में या फिर जुडिशियल ओवररीच में भी, कि मतलब कैसे वो लेजिस्लेटिव जो फंक्शंस हैं उन पे रोल डाल रही है जुडिशियल, जो हमारा ओवररीच है ना, ओवररीच, उस वाले अगर टॉपिक पे कोई क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड, आप कुछ लगता है आप डाल सकते हो। तो और या फिर एक्टिव जुडिशरी, हाउ एक्टिव जुडिशरी इज फॉर्मिंग दी न्यू इंडिया और इंडिया @ 47, कुछ इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ सकता है जिसमें जुडिशरी का थोड़ा पॉजिटिव पर्सपेक्टिव दिखाना हो,
तो आप सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर डाल सकते हो किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट कंसर्न्ड है अलग अलग स्पीशीज़ के कंजर्वेशन में। एक बहुत बड़ा रोल एक कोर्ट का भी है, ठीक है। तो ये मैंने आपको मेंस पर्सपेक्टिव से पॉइंट दे दिया, इसको आप याद रखना ना। क्रोकोडाइल कंजर्वेशन अब आप कितना याद रखोगे ना, भीतरकनिका में याद रख लो बस की, है ना। क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोटेक्शन उड़ीसा भीतरकनिका 1975 यूएनडीपी के साथ मिलकर एफएओ ने मिलकर चलाया था, ठीक है। अबाउट भीतरकनिका, भीतरकनिका उड़ीसा में है, इंडिया सेकंड लार्जेस्ट मैंग्रोव आफ्टर सुंदरबन, ठीक है। आपको क्रीक्स एंड कैनाल्स यहाँ पे बहुत सारे हैं इन्होंने, विच आर देखो इंड्यूडेशन होता है किससे, वाटर फ्रॉम द ब्राह्मणी, बैतरनी, धमरा एंड पतासाला। तो आपको पता चल गया होगा कहीं ना कि भीतरकनिका, ब्राह्मणी, बैतरनी, यार ये जो नदियाँ हैं ना यहाँ उड़ीसा से निकलती हैं, ये आपको मैपिंग में भी हेल्प करेगा डेफिनेटली। सो इट्स गोना हेल्प यू इन देयर। नाउ आपको इतना कुछ नहीं पढ़ना है और आप इतना ही याद नहीं कर सकते हो, देखो, और नहीं करना है मतलब, ठीक है। फंगा या रिकॉग्निशन एंड कंजर्वेशन, तो फंजाई के बारे में कुछ कुछ है, फ्लोरा एंड फौना के ऊपर है। अबाउट फंगा और उसको फंजाई ग्रुप को बोलेंगे। मीनिंग रिफर्स टू लेवल ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ फंजाई इन एनी गिवन प्लेस, है ना। फंजाई इज वन ऑफ द 5 किंगडम, है ना। आर एच विटेकर 1918 आई थिंक नॉट रॉन्ग 1869, मतलब इसी कुछ आसपास इन्होंने एक क्लासिफिकेशन करा था, वो तो इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखो इनको क्या कहते हैं ना, शैल बॉल इनकी जो बनी है चीटिन की बनी होती है, चीटिन की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर फैक्ट आपको सिर्फ फंजाई का याद रखना है, बाकी छोड़ दो। माइकोराइजल मतलब म्यूचुअली बेनिफिशियल एसोसिएशन विद द रूट ऑफ द प्लांट, तो ना कार्बन रिजर्वर स्टोर, कार्बन को स्टोर करने का काम भी एल्गी करते हैं, तो कहीं ना कहीं इनका पॉजिटिव रोल यहाँ पे आ जाता है। माइको रेमिडिएशन है ना, असिस्टेंट डिग्रेडेशन कंटामिनेंट प्लास्टिक को, तो माइको इज यूज्ड फॉर द फंजाई। तो माइको रेमिडिएशन मतलब जैसे बायो रेमिडिएशन पूछ चुका है यूपीएससी, कल के दिन माइको रेमिडिएशन पूछेगा, यू शुड बी रेडी। चिली इज द ओनली कंट्री दैट कंसीडर फंजाई इन इट्स लॉ फॉर कंजर्वेशन, चिली इज द ओनली कंट्री। आईसीएन स्पीसीज सर्वाइवल कमीशन, फंगल कंजर्वेशन कमेटी, इस पे जो क्वेश्चन है वो लास्ट ईयर आ चुका है, सो आप चिंता ना करें, इस पे कभी ना कभी आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन देखने मिलेगा। तो ये इतना खैर इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत इसके बारे में नहीं है। वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स, अब हमें कुछ देखना है, वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स। तो हम देखते हैं कि वर्ल्ड नेटवर्क क्या है इस बायोस्फीयर रिजर्व्स का। यूनेस्को का हम सबको पता है कि बायोस्फीयर रिजर्व में मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में कई सारे हमारे जो साइट्स हैं उनको ऐड करा गया है, ठीक है, 1971 में। अब ये सब आपको उतना नहीं पढ़ना। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व पहला था जो मैप हमारा ऐड हुआ था इसमें, जो बायोस्फीयर रिजर्व में आउट ऑफ 18 इंडिया 12 आर रिकॉग्नाइज अंडर इट, मतलब मैप में हमारे 12 हैं। को देखो आप इसमें क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व इन सिटू कर, आपको याद रखना है कि इन सिटू है, मतलब ऑन द स्पॉट एट द सेम टाइम कंजर्वेशन चल रहा है ओरिजिनल साइड में। एक्स सिटू नहीं है, मतलब आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट नहीं दे रहे हैं, नॉर्मल एनवायरनमेंट को प्रोवाइड करा जा रहा है स्पीशीज को रहने के लिए। फिर हम देखेंगे कि 3 मेन जोन, कोर जोन है, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, यहाँ नहीं जा सकते हो। कोर है, उसके अराउंड बफर जोन है, और फिर ट्रांजिशन एरिया है, मतलब कहीं ना कहीं कि यूज एक्टिविटी कंपेटेबल विद साउंड इकोलॉजिकल और ट्रांजिशन कम्युनिटी फॉस्टर सोशियो कल्चरल इकोनॉमिकल सस्टेनेबल, तो कहीं है। आपके पास देखो ट्रांजिशन एरिया पड़ गया, फिर आपको पता है कोर जोन, अगर कोर जोन यहाँ है, ट्रांजिशन एरिया आया, तो बफर जोन कहीं ना कहीं बाहर रखा जाएगा जिससे कि अंडर एंट्री ना हो। तो बायोस्फेरिक जो रिजर्व होते हैं, अब देखो कोल्ड डेजर्ट हिमाचल में है, नंदा देवी है, कच्छ है, पन्ना है, पचमढ़ी है, अचानकमार अमरकंटक है, नीलगिरी है, अगस्त्यमाला केरला है, गल्फ ऑफ मन्नार है, ग्रेट निकोबार है, शेषाचलम आंध्र प्रदेश, शिमलीपाल, सुंदरवन, नौकरेक, देहांग को याद रखना है, अरुणाचल प्रदेश में है। देहांग क्या है और दिवांग क्या है, दिवांग ट्रिब्यूटरी है, देहांग उसका नाम है ब्रह्मपुत्रा का। डिब्रू साइकोबा आसाम में है, मानस और कंचनजंगा ये हमारी मिक्स्ड, ओनली 1 मिक्स्ड हेरिटेज साइट है, इसको 15 या 16 आई थिंक इसमें ऐड करा गया था। इको सेंसिटिव एरिया, कस्तूरी रंजन कमेटी, अब देखो कस्तूरी रंजन कमेटी किससे जुड़ी हुई है आपको पता होना चाहिए, ऑन प्रोटेक्शन ऑफ फ्रेजाइल वेस्टर्न घाट, कस्तूरी रंजन कमेटी ऐड है, वेस्टर्न घाट से जुड़ी हुई है। ये आपसे क्वेश्चन आ सकता है, कस्तूरी रंजन कमेटी एंड गढ़गल कमेटी रिलेटेड टू, ठीक है। तो ये जो है ना 60,000 स्क्वायर किलोमीटर इको सेंसिटिव एरिया की बात हुई है ना। सबसे ज़्यादा कहाँ पे बनाने की बात है, कर्नाटका, देन महाराष्ट्र, जो इतना इंपॉर्टेंट है। जो नेशनल एनवायरनमेंट पॉलिसी 2006 उसके तहत हमारे इको सेंसिटिव एरिया है, इसकी जगह कोई भी एक्ट बदल के आपसे पूछ सकता है कि इट इज़ एज पर दी WPS 1972, तो गलत होगा। किसके तहत है, नेशनल एनवायरनमेंट पॉलिसी के तहत। ना नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ
1986। तो देखो भाई ये डिफाइन करा गया इको सेंसिटिव जोन को किसमें, नेशनल एनवायरमेंट पॉलिसी 2006 में, लेकिन जो नोटिफाइड हुआ था वो हुआ था एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो अब इसके अलावा आपको कुछ और आलतू फालतू एक्ट अपने दिमाग में नहीं बैठाने, डन एंड डस्टेड। ठीक है। बैरियर एंड शॉक एब्जॉर्बर है, ट्रांजिशन जोन होता है फ्रॉम एरिया ऑफ हाई प्रोटेक्शन टू द एरिया इन्वॉल्विंग लेस प्रोटेक्शन। ठीक है। रेगुलेटेड, देखो एक्टिविटीज इन ई से जनरली रेगुलेटेड एंड नॉट प्रोहिबिटरी इन नेचर। तो ऐसा कोई भी एक्सट्रीम स्टेटमेंट आता है कि देयर इज अ प्रोहिबिशन ऑन पर्टिकुलर एक्टिविटी, तो दैट्स नॉट द आंसर, दैट्स नॉट द केस, यू हैव टू रिमेंबर। ठीक है ना। हॉटस्पॉट ये सब कुछ कुछ मैप पे दिखाए गए हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे मतलब 4 मेन हॉटस्पॉट तो हमारे इंडिया में ही हैं, कि जो वैसे हिमालयास, वेस्टर्न हिमालयास, ईस्टर्न जो हमारा असम साइड का एरिया है वहाँ पे, देन सुंडालैंड है, और हमारा वेस्टर्न घाट है, ईस्टर्न हिमालयास है, और जो हमारा असम एरिया है उस तरफ नॉर्थ ईस्टर्न एरिया है। तो 4 हमारे वो हो गए। ब्रह्मगिरी हिल, तो ब्रह्मगिरी हिल केस आपको मेंस में यूज़ करने को मिल जाएगा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल आस्क एनवायरमेंट मिनिस्ट्री टू फाइनल डेडलाइन फॉर डिक्लेयरिंग द वेस्टर्न घाट एंड इको सेंसिटिव जोन। तो आप इसको कहीं ना कहीं अपने एनवायरमेंट में यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अच्छे से यूज़ करना है इसको पेपर में। नाउ IPBES ऑन ब्लू प्लैनेट, तो ये सब आपको अब मतलब मैं प्लीज़ मत करें, कोई सेंस नहीं बनेगा। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, ये भी इंपॉर्टेंट था नहीं है। पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर, नहीं देखो ये क्या लिखा है, थजकारा, देखो थजकारा पंचायत ने केरला रिसेंटली पब्लिश देयर अपडेटेड PBR। तो अब देखो PBR क्या है, पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर, स्टेटेड रिकॉग्नाइजेशन द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी टू प्रिपेयर PBR इन कंसल्टेशन विद लोकल पीपल टू डॉक्यूमेंट एंड सेफ गार्ड बायो रिसोर्सेज एंड एसोसिएटेड नॉलेज। तो ये देखो ये कुछ कुछ इसमें है ना, ट्रेडिशनल मतलब क्या क्या जो मेडिसिन हैं और एसोसिएटेड हैं उनसे रिलेटेड एक बायोडाइवर्सिटी का रजिस्टर लोगों को तैयार करने के लिए, मतलब लोकल, ताकि स्पीशीज़ को कंजर्वेशन करा जा सके, बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन रखा जा सके, वहाँ की बायोडाइवर्सिटी खो ना जाए, इसलिए उनको रजिस्टर्ड फॉर्म में रखना। नाउ एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स, ये इंडेक्स आई हुई है। ठीक है, 180 कंट्री, एस्टोनिया ने टॉप करा है 2024 में, एस्टोनिस्ट कर दिया सबको। इंडिया 176 है। निकालता कौन है ये, तो ये है येल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी निकालता है। तो बस इतना याद रख लो, बहुत है। इंडिया सरपास चाइना एज द वर्ल्ड लार्जेस्ट एमिटर ऑफ एंथ्रोपोजेनिक SO2। तो एंथ्रोपोजेनिक SO2 सबसे ज़्यादा SO2 कहाँ से निकलता है वर्ल्ड में, इंडिया से, एंथ्रोपोजेनिकली मीन्स नॉट बाय नेचुरल मीन्स लाइक वोल्केनोस एक्सेट्रा। ठीक है। नाउ नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स, तो ये ना गोल्डमैन सुनेफ्लैट स्कूल ऑफ एंड क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबिलिटी क्लाइमेट चेंज। तो इंडिया के रैंक अगेन 176 यहाँ पे दिखा रहा है। तो इंडिया काफ़ी अच्छा कर रहा है, आप देख सकते हैं। मजाक कर रहा हूँ, काफ़ी बुरी स्थिति है पर क्या कर सकते हैं। खराई कैमल स्विम, मतलब अब खराई कैमल पास्ट में आ चुका है, तो आपको खराई कैमल डबल हम्ड होते हैं, तो ये काफ़ी आ चुका है। UN डिक्लेयर्ड 2024 एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलेट्स, मेंबर ऑफ कैमल फैमिली टू बिल्ड अवेयरनेस अनटैप्ड पोटेंशियल ऑफ कैमलेट्स। कैमल्स अफ्रीका एशिया में मिलते हैं। देखो डोरमेडरी और अरेबियन कैमल्स सिंगल हम्प वाले, बैक्ट्रियन कैमल्स 2 हम्प वाले होते हैं। तो ये ना सर्वाइव इन हॉट, तो काफ़ी हॉट एरिया में तो मिल ही जाते हैं, तो रेगिस्तान के जहाज कहते हैं इनको। अदर टाइप ऑफ कैमलेट्स होते हैं ललामा, आप देखो अल्पाका, अल्पाका गुआनेको विकुना। अब आपको पूछ सकता है कि ललामा, अल्पाका, 3 स्पीशीज का नाम दे देगा, गुआनेको आर द स्पीशीज सीन इन द न्यूज रिलेटेड टू, लिख देगा फिशेस, एनिमल्स, प्लांट्स, कुछ भी लिख देगा। तो आपको एनिमल्स लगाना है और कैमल्स लगाना है अगर ऑप्शन में जानवरों के बारे में आता है। बिकॉज UN ने जब 2024 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलेट डिक्लेयर करा है, तो मतलब आपको पता होना चाहिए। नाउ फॉरेस्ट, UNREDD, हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि ये क्या है, यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम ऑन रिड्यूसिंग एमिशंस फ्रॉम, जो हमारा डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, इससे हम पढ़ते हैं। UN इसका REDD+ भी एक प्लेटफॉर्म है। तो रेजिंग एम्बिशन, एक्सीलरेटिंग एक्शन, ये सब हमें मतलब इसके कुछ गोल्स हैं, मतलब इतना इंपॉर्टेंट है आपको याद नहीं करना है, इसका कुछ खास क्वेश्चन है नहीं, है ना। तो अब देखो REDD+ असिस्टेंट था, है ना, ये सब आपको थोड़ा पुराना हो गया, बाकी मतलब ऐसे नहीं पूछेगा ये। COP19, अब देखो कहीं ना कहीं ये देखो, तो ये कौन फ्रॉम द पार्टी 2013 में इस फ्रेमवर्क को REDD+ को लिया गया था कंजर्वेशन को बढ़ाने के लिए। इंटरनेशनल देखो अरेंजमेंट ऑन फॉरेस्ट, हमें देखना है इंटरनेशनल अरेंजमेंट ऑन फॉरेस्ट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं।
तो इसके बारे में क्या है कि मतलब कुछ फॉरेस्ट गोल्स वगैरह रखे गए हैं, तो आप मेरे ख्याल से आपको इतना पढ़ने की कोई ज़रूरत इसकी है नहीं, ये चीज़ आप पूरी ऑल टुगेदर स्किप कर दीजिए। मतलब अगर आती है तो पर इतना आप नहीं कर सकते और आपको करना भी नहीं चाहिए क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंग्रोव कंजर्वेशन की बात करते हैं, इंटरनेशनल फॉरेस्ट गवर्नेंस, आपको कुछ नहीं पढ़ना, मैंग्रोव कंजर्वेशन ये इंपॉर्टेंट है। Recently, IUCN Red List of Mangrove Ecosystem indicated 50% of the ecosystem examined were classified vulnerable, endangered, critically endangered, है ना। 36 रीजन की बात हो रही है। इट इज वन ऑफ द हेडलाइन इंडिकेटर फॉर द कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल जो बायोडाइवर्सिटी फ्रेमिंग कॉन्फ्रेंस CBD लेटेस्ट हुई थी हमारी कुनमिंग मॉन्ट्रियल में, तो ये कहीं ना कहीं वहाँ पे भी इस चीज़ को काफ़ी रखा गया था, मैंग्रोव इकोसिस्टम साउथ इंडिया, तो ये सब यहाँ मिलते हैं। अब देखो स्टेटस ऑफ इंडियन मैंग्रोव, अंडमान है ना, बे ऑफ बंगाल, साउथ इंडिया, क्रिटिकल एंडेंजर्ड, वेस्टर्न इंडिया, ठीक है। अबाउट मैंग्रोव एंड इकोसिस्टम सर्विसेज प्रोवाइडेड, लोकेटेड प्राइमरली ऑन ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, वार्म टेम्परेट कोस्ट। स्टेटस ऑफ मैंग्रोव इन इंडिया, ठीक है। तो अब आप देखोगे मैंग्रोव इंडिया में साउथ में है, काफ़ी ज़्यादा में मैंग्रोव देखने अंडमान निकोबार के आसपास हैं। देन वी हैव द सुंदरवन, देन महानदी, गोदावरी, कृष्णा डेल्टा। अब आपसे पूछेगा मैंग्रोव कहाँ पे नहीं है, तो मैंग्रोव आप जाओगे कच्छ की तरफ तो आपको उतने मैंग्रोव नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी इस तरीके से। ग्लोबल जैसे मैंग्रोव अलायंस 2024 में है ना, स्टेट ऑफ द वर्ल्ड मैंग्रोव 2024 बाय ग्लोबल मैंग्रोव अलायंस, आपको याद रखना है। मिस्टी प्रोजेक्ट इंडिया ने चलाया था, काफ़ी फेमस है, मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर सोलर हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स। तो ये आपको कहीं ना कहीं फिर सस्टेनेबल एक्वाकल्चर इन मैंग्रोव इकोसिस्टम साइमे इनिशिएटिव है ना, तो ये आपको याद रखना है, एक्वाकल्चर फार्म्स के लिए था। देखो मैजिकल मैंग्रोव कैंपेन बाय WWF इंडिया, आपको याद रखना है, 9 कोस्टल स्टेट में चलाया गया था। नेशनल कोस्टल मिशन प्रोग्राम ऑन कंजर्वेशन मैनेजमेंट ऑफ द मैंग्रोव एंड कोरल लीव्स, तो आपको ये भी याद रखना है ना। मैंग्रोव ब्रेक थ्रू लॉन्च एट UNFCCC स्कोप 27 इन शर्म एल शेख इजिप्ट में ये हुआ था। तो मैंग्रोव ग्लोबल मैंग्रोव अलायंस वहाँ से निकला था, ठीक है, आपको याद रखना है। और ये क्या टारगेटिंग सिक्योर इन द फ्यूचर ऑफ 15 मिलियन हेक्टेयर ऑफ मैंग्रोव ग्लोबली बाय 2030 अंडरपिन्ड बाय 4 बिलियन ऑन ऑफ सस्टेनेबल फाइनेंस, तो उसको होना है। फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी, FAC सर्विस इन ड्रिलिंग एंड फेलिंग ऑफ 100 ट्रीज, तो आपको ये देखना स्टेटूटरी बॉडी अंडर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी, बस इतना सा याद रख लीजिए। बाकी रोल्स ऑफ FAC रिकमेंड करती है, आपको 2 चीज़ें याद रखनी है, बाकी ये 2 चीज़ें आपको इतना याद नहीं रखनी है। फॉरेस्ट इकोसिस्टम रिस्टोरेशन इनिशिएटिव, तो इकोसिस्टम को रिस्टोर करने की बात करी जा रही है। तो कहीं ना कहीं सेक्रेटरी ऑफ द कन्वेंशन ऑन CBD के ऊपर मार्च 10th एनिवर्सरी ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम रिस्टोर इनिशिएटिव फेरी है ना, तो ये कहीं ना कहीं आपको इतना रखना है। अब देखो अब क्या है, एडोप्टेशन ऑफ शॉर्ट टर्म एक्शन प्लान ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन स्टेपर एट COP 13 2016, तो इनके इनिशिएटिव थे, स्टेपर था। वी प्लान फॉरेस्ट प्लेटफॉर्म अ डिसीजन सपोर्ट टूल फॉर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, तो वी प्लान किसके लिए है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के लिए, आपको याद रखना है। Now, use nature restoration plan. European Union approved first of its kind NRP, नेचर रिस्टोरेशन प्लान, NRP आपको याद रखना है। यूरोपियन ग्रीन डील, ठीक है, नेट जीरो एमिशन कब तक करना है, 2050 तक, तो आपको कुछ कुछ याद रखना है। तो ये सब ज़्यादा याद रखने की जरूरत है नहीं, हर चीज़ तो याद करोगे नहीं, बस ये सब देख लिया आपने। अब देखो अबाउट EU यूरोपियन यूनियन डिफॉरेस्टेशन रेगुलेशन, तो आपको ये सब टॉपिक इतना आप मतलब याद नहीं करोगे, कोई मतलब है नहीं। हाई सी ट्रीटी काफ़ी फेमस है, ठीक है। तो अब देखो यूनियन कैबिनेट अप्रूविंग द साइनिंग ऑफ द बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन, BBNJ एग्रीमेंट है ना, क्योंकि मतलब जस्ट आपका जो नेशनल जुरिस्डिक्शन है उसकी बियॉन्ड बायोडाइवर्सिटी जिसका कंजर्वेशन बहुत ज़रूरी है। हाई सीज क्या है, वो एरिया जो आपके 200 नॉटिकल माइल्स की यूनिट के बाहर के एरियाज हैं, और जहाँ पे मतलब जहाँ पे आपकी कोई सॉवरेनिटी वो नहीं है, वो हाई सीज है, सबके लिए कॉमन है ना। तो ग्लोबल कॉमन कहा जाता है उनको, तो आप ग्लोबल कॉमन्स आप याद रखोगे, बिलोंगिंग टू नो वन, तो ये हाई सी ट्रीटी से रिलेटेड है। और ये जो BBNJ इनिशिएटिव है, काफ़ी टाइम से जो एग्रीमेंट है वो न्यूज़ में है। UN क्लॉज इसको देखता है, UN क्लॉज तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर मतलब है ना, इट विल बी एन इंटरनेशनली लीगली बाइंडिंग ट्रीटी, तो ये याद रखना लीगली बाइंडिंग ट्रीटी होगी। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज विल स्पेयर हेड इट्स इम्प्लीमेंटेशन इन इंडिया, तो ये आपको याद रखना है। तो अब आपको ये कुछ कुछ चीज़ों को याद रखनी है, जैसे आपको देख लो, इसमें से कुछ खास और दिख नहीं रहा मुझे, जैसे ना मरीन जेनेटिक रिसोर्सेज को इक्विटेबल एंड फेयर इक्विटेबल शेयर होना चाहिए, ये सब थोड़ा बहुत आपको पता होगा जी। कुछ कुछ
बायोडाइवर्सिटी वाली जो कन्वेंशन हमारी उनसे रिलेटेड है। यूएन जो क्लॉज था 1982 में अडॉप्टेड, एनफोर्स 1994 में, और यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस 170 स्टेट पार्टीज इंक्लूडिंग इंडिया, ऑलमोस्ट यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस इसका। एस्टेब्लिशेस इंटरनेशनल सीवर्ड अथॉरिटी, ठीक है। तो ये जो उसकी सीवर्ड अथॉरिटी है जो कहीं ना कहीं रेगुलेशन का काम करती है। कोरल ब्लीचिंग हमें पता है काफ़ी हो रही है। कोरल अटोल हैं जो लक्षद्वीप के आसपास, वो सब जो अटोल्स बने हुए हैं वो काफ़ी रिस्क में है इस टाइम पे। तो गल्फ ऑफ मन्नार के आसपास जो कोरल एरिया है हमारा, देखते हैं ना, लक्षद्वीप है, इन सब एरियो में हमारे देखो अभी गल्फ ऑफ कच्छ कोरल्स यहाँ मिलेंगे, अरबियन सी में मिलेंगे, लक्षद्वीप में मिलेंगे, बे ऑफ बंगाल, गल्फ ऑफ मन्नार एंड अंडमान एंड निकोबार। तो ये हमारे जो कोरल कुछ कोरल रीफ्स में मिलती हैं, है ना। कोरल्स आर इनवर्टिब्रेट्स, याद रखना है, बिलोंगिंग टू लार्ज ग्रुप एनिमल। देखो निडेरियास में है, सिडेरियास में है हमारे पास जो स्पीशीज़ हैं। एक्चुअल में मेरे को बायोलॉजी इतनी मतलब उतनी अच्छे से नहीं पता, तो मैं निडेरिया या निडेरिया कहूँगा, सी साइलेंट करके, जो भी हो, सिनेडेरिया है, निडेरिया। तो ये एक हमारा ग्रुप होता है, ये होता है, मतलब हम पढ़ते हैं इसको, तो ये तो इम्पॉर्टेंट है। बाकी हार्ड होते हैं, सॉफ्ट कोरल होते हैं, और ये जूजेंथेई जो हमारे कहीं ना कहीं पे माइक्रो एल्गीज इनके रिलेशन में होते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशन होता है एक दूसरे के साथ में। मतलब अब देखो जो कोरल रीफ्स है ना, पॉलिप्स, और पॉलिप होती है हार्ड कोरल की, उससे बने होते हैं, और उसके ऊपर जूजेंथेई इनको खाना प्रोवाइड करते हैं। तो और कलर, इनको कलर देते हैं, तो कहीं ना कहीं एक इनको खाना देते हैं, उनको कलर देते हैं, तो सिम्बायोटिक रिलेशन होता है। ग्रोइंग कंडीशन पता होनी चाहिए, 23 to 29 डिग्री सी, सॉल्टी वाटर होना चाहिए, क्लियर एंड शैलो मरीन वाटर विद स्टेबल टेम्परेचर, अबंडेंट सनलाइट, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ सकता है। कोरल ब्लीचिंग क्यों हो रही है? टेम्परेचर, लाइट, न्यूट्रिएंट, एक्सपेल ऑफ दी जूजेंथी, तो आपका काफ़ी बढ़ रहा है, क्योंकि एक्चुअल में हमारा ओशन टेम्परेचर राइज होना, देन कार्बन डाइऑक्साइड का मिक्स होना, तो ये कहीं ना कहीं, तो कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन 1981 एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, कोरल स्पीसीज आर लिस्टेड अंडर शेड्यूल 1 ऑफ द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। तो याद रखना है शेड्यूल 1 में हमारी हैं, और काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। गल्फ ऑफ कच्छ एंड गुजरात मरीन नेशनल पार्क में ना कोरल रीफ रिकवरी प्रोजेक्ट मीठापुर, तो मीठापुर आपको याद रखना है कि कहाँ है, गल्फ ऑफ कच्छ में, ये पूछ सकता है। अब देखो रिस्टोरेशन ऑफ ब्रांचिंग कोरल स्पीसीज, मतलब स्टैगहून कोरल से जिनमें ब्रांचिंग होती थी, और ये ऑलमोस्ट अबाउट इंस्टिंक्ट है, इसके लिए हम बायोरॉक टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं। ये PYQS लिए उन्होंने मेंशन कर दिया, अदरवाइज नहीं करते इतना। उसके बाद में ग्लोबल इनिशिएटिव, तो इंटरनेशनल कोरल लीफ इनिशिएटिव 1994 आपको याद रखना है, इंडिया मेंबर है इसका, बस इसका इतना ही याद रखना है, इससे तो कुछ नहीं, और बाकी आप छोड़ दो। और ये देखो आपको रामेश्वरम के पास 300 आर्टिफिशियल रीफ्स आपकी कोरल लीफ से रिलेटेड है। आर्टिफिशियल रीफ्स का क्रिएशन बायोरॉक टेक्नोलॉजी से करा जाता है, काफ़ी मतलब कंजर्वेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है। तो जहाँ भी बायो सफिक्स का कुछ आता है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। रामसर साइट्स में पता है, बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है, नई नई हुई है। नागी नकटी ये हमारी बिहार में है, देखो। फिर नंजरायन ये हमारी तमिलनाडु में है। फिर काजू वेली हमारी तमिलनाडु में है, और तावा तावा हमारी जो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है नर्मदा की, ठीक है। तो आपको इस तरीके से याद रखना है। देनवा, देनवा, तावा, वा से याद रखनी है, दोनों रबर कहाँ की हैं, ये हमारी MP की हैं, और ये नर्मदा की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी, आपको इतना याद रखना है। नाउ वेटलैंड्स के बारे में बोलते हैं। वेटलैंड मस्ट मीट एटलीस्ट वन ऑफ द 9 क्राइटेरिया, लाइक रेगुलरली सपोर्ट्स 20,000 और मोर वाटर वर्ड। तो कहीं नहीं, वेटलैंड हमारे इसीलिए फेमस है कि ये काफ़ी ज़्यादा माइग्रेटरी स्पीशीज़ हैं, उनको भी मतलब अपने पास रखते हैं, और फंक्शनल किडनी ऑफ द अर्थ, मतलब ये काफ़ी हैवी मेटल्स और एक्सेस न्यूट्रिएंट्स को रिमूव करते हैं। और ये क्वेश्चन हमारे 2023 के UPSC CSE प्रीलिम्स में आया था, इसलिए इन्होंने अपनी मैगजीन में ऐड भी कराया, विच इज़ द गुड थिंग फॉर योर रिविजन। सो ये आपको इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ द रामसर लिस्ट, हमारे पास रामसर की लिस्ट है, कुछ साइट हैं, लोकटक है, तमिलनाडु हैज़ मैक्सिमम रामसर साइट, फॉलोड बाय UP 18 यहाँ पे हैं, 10 यहाँ पे हैं। तो आपको कुछ कुछ याद रखनी है। आप ये जो है कन्वर लेक है, जिसके ऊपर कुछ क्वेश्चन आ गए थे, है ना, गंदक, बूढ़ी गंदक से मतलब। तो आपको एक काम करना है, मैं आपको एक अच्छी सी चीज़ बताता हूँ, इस पर मैं भी वीडियो बना दूंगा कि जितनी भी वेटलैंड जो भी साइट्स है रामसर साइट्स, तो रामसर साइट्स आपको पढ़नी नहीं है 18, इनकी 18 की डिटेल, लाइक इनसे कौन सी नदियाँ निकलती हैं आसपास से, है ना, कौन सा डैम है, कैसी बायोडाइवर्सिटी है, कौन सा नेशनल पार्क है, इससे हर साल एक ना एक क्वेश्चन आता ही आता है, एंड यू हैव टू बी प्रिपेयर फॉर दैट, ठीक है। नाउ क्या है,
यूनाइटेड नेशंस वाटर कन्वेंशन स्प्रिंग इनिशिएटिव किसने निकालता है, यूएन ने है। तो ये भाई रिवर्स करना है वाटर लॉस को, तो आपको याद है ना स्प्रिंग किससे रिलेटेड है, यूएन वाटर कंजर्वेशन से रिलेटेड है, किसका है, यूएन का है। बस 3 चीज़ें आप याद रख लोगे, मोर देन इनफ है। अब आपको कुछ और याद करने की जरूरत नहीं है, बाकी अभी सारे सवाल निकल जाएंगे। अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन, अमृत आपको पता होगा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन, जल शक्ति नहीं है, जल शक्ति अमृत नहीं है, अमृत तो घर में ही है ना, घर में अमृत है, तो आपको याद रखना है, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है ना। फिश में MIP प्रोग्राम है ना, तो ये आपको इतना इंपॉर्टेंट लगता नहीं है, मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है, बाकी आप मतलब देख लो, बस याद कुछ करना नहीं है। अब प्लैंकटन क्रैश है ना, अब ये क्या, टाइप ऑफ फाइटोप्लैंक्टन टर्न अ रेड कलर व्हेन अ लार्ज नंबर एक्सपीरियंस क्रैश लीडिंग टू द रिलीज ऑफ कलर पिगमेंट फ्रॉम देयर सेल। तो यहाँ पे कलरिंग हो रही है, रेड कलरिंग हो रही है, फाइटोप्लैंक्टन है ना, निक्टिलुका सेंटेलियन, ये आप कुछ को याद कर सकते हो, क्योंकि ये कभी कभी पूछ सकता है कि विच स्पीशीज इज कॉजिंग द प्लैंकटन क्रैश, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लैंकटन क्रैश हैपन ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स और द लैक ऑफ CO2 इन द अर्लियर पार्ट ऑफ प्रोडक्शन साइकिल, ठीक है। प्लैंकटन में ऑल्सो डाई लेटर इन द साइकिल ड्यू टू सडन चेंज इन द वाटर क्वालिटी। अब क्या है, गेप लिमिटेशन, तो क्या है, कंसेप्ट ऑफ इकोलॉजी दैट रिफर्स टू द फिजिकल कंस्ट्रेंट ऑन द साइज ऑफ द प्रे दैट द प्रेडेटर कैन कंज्यूम। तो ये बिल्कुल है कि प्रेडेटर्स माउथ और अ गेप, मतलब आप कितना बड़ा साइज का एक प्रे को एक प्रेडेटर खा सकता है, ये चीज़ हम देखते हैं। स्मॉल प्रेडेटर कैन ओनली ईट स्मॉल प्रे, तो गेप लिमिटेशन एक होती है इकोलॉजी में, ये पूछ सकता है किससे रिलेटेड है। मेगाफोना है ना, मेगा हर्बिवोरस वगैरह वगैरह है, आपको इतना ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये आपको जाइंट स्लॉथ है ना, वूली मैमोथ्स, अब आपको वो हाथी बड़े बड़े, वो मेगाफोना बहुत बड़े बड़े होते थे, उनको नहीं पढ़ना। अभी अगला क्या है, स्ट्रोमेटोलाइट्स, दे रिफर्स टू माइक्रोबियल कम्युनिटी दैट आर एसोसिएटेड विद लेयर ऑफ रॉक्स, ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट और एटमॉस्फेयर बाय इंट्रोड्यूसिंग ऑक्सीजन। तो ये क्या है ना, ऑक्सीजन हमें स्ट्रोमेटोलाइट्स देते हैं, काफ़ी ज़्यादा स्पीशीज पाई जाती है, किस चीज़ की स्पीशीज ना, माइक्रोबियल स्पीशीज है हमारी। एनवायरमेंटल DNA, eDNA, यार ये चीज़ें ऐसी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं बिकॉज ये eDNA को पता होना चाहिए, जरूर पता होना चाहिए। eDNA और देखो ऑर्गेनिजमल DNA that is released in the environment from a cellular material shedded by the organism by a skin into aquatic और terrestrial environment। फॉर एग्जाम्पल सांप है, सांप के ऊपर की स्किन है, वो अपनी स्किन को लीव करता है और फिर चला जाता है, जिसको केचुरी बोलते हैं हमारे यहाँ। तो वो जो स्किन लीव करता है कहीं ना कहीं वो भी एक eDNA का पार्ट है, ठीक है। तो वो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में भी छोड़ सकता है, या कुछ स्किन कुछ देखो एक्सक्रीमेंट है, ये कहीं ना कहीं एनवायरमेंटल DNA का काम करते हैं। increasingly being used to detect the presence of species and assess biodiversity in an ecosystem. Unlike conventional method, eDNA approach is reliable, accurate, and can be done at a low cost. This information can be used to inform IUCN Red List of threatened species and other conservation tool. तो कई बार हमें किसी स्पीशीज का ओरिजिनल स्टेटस जो करंट में चल रहा है वो हमें पता नहीं होता है। फॉर दैट वी नीड क्या, एनवायरमेंटल DNA इज अ वंडरफुल टेक्निक और अनकन्वेंशनल मेथड and it is quite cost effective as well. Now speciation क्या है, speciation है lineage splitting event that produces 2 or more separate species generate biodiversity। तो speciation में कई सारी बन जाती है। mode of speciation एलोपैट्रिक, न्यू स्पीशीज फॉर्म फ्रॉम जोग्राफिकली आइसोलेटेड पॉपुलेशन, अलग अलग हो गई ज्योग्राफी में, मान लो एक कोई इंडिया में रह गई, कोई अफ्रीका में चली गई वही स्पीशीज, तो उनका अलग अलग जेनेटिकल बायोडाइवर्सिटी आ गई है, जेनेटिकल डाइवर्सिटी आ गई, जेनेटिक स्प्लिटिंग हो गई लीनिएज की। पेरीपेट्रिक, पैरासिम्पेट्रिक, तो अब कुछ कुछ चारों हैं। एशियन लायंस एंड बंगाल टाइगर्स को एग्जिस्टेड फॉर सो लॉन्ग इन सबकॉन्टिनेंट ड्यू टू सिम्पेट्रिक स्पेसिफिकेशन। अब देखो न्यू स्पीशीज फॉर्म फ्रॉम विद इन द रेंज ऑफ एंसेस्ट्रल पॉपुलेशन, तो कहीं ना बायोल्यूमिनेसेंस पढ़ते हैं। ये आपको इतना स्पेसिएशन पे इतना फोकस करने की भी जरूरत ज़्यादा है नहीं। हम चलते हैं अगले टॉपिक पे, वो है बायोल्यूमिनेसेंस, प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू एमिट लाइट। तो आपको इतना ज़्यादा कुछ याद करना नहीं है कौन कौन छोड़ता है, तो ये देख सकते हो, सी वॉलनट्स हैं, जेलीफिशेस हैं। फंक्शन ऑफ बायोल्यूमिनेसेंस, काउंटर इल्यूमिनेशन, कैमोफ्लेज अगेंस्ट प्रेडेटरी एनिमल्स, तो कैमोफ्लेज करने के लिए, उनको धोखा देने के लिए ये प्रोसेस वो रखते हैं, मतलब डिफेंस मैकेनिज्म है कहीं ना कहीं। नाउ द फैक्ट्री फार्मिंग, फैक्ट्री फार्मिंग रिफर्स सिस्टम ऑफ रेजिंग लाइव स्टॉक इन पोल्ट्री इन हाई डेंसिटी फैसिलिटीज। देखो वुडी एनक्रोचमेंट, आपको इसको मेंस में यूज़ कर सकते हो कि आप मेंस में बिल्कुल स्पीच है ना, इंपॉर्टेंस
तो ये कहीं नहीं कहीं आपको देखना है कि उनको प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि आजकल एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस स्पीशीज जूनोटिक डिसीज बहुत बढ़ती जा रही हैं। तो फैक्ट्री फार्मिंग भी एक वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव टूल है जो कि आज की दुनिया में आया है। ठीक है, सो आपको ये पता होना चाहिए। वुडी एनक्रोचमेंट, इट इज द इंक्रीज ऑफ द ट्री एंड श्रब कवर एंड स्प्रेड अक्रॉस द मोस्ट इकोसिस्टम। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके का नेटिव ग्रासलैंड वर्ड्स है ना। इट्स अकरेंस इन ओपन इकोसिस्टम लाइक सवान एंड ग्रासलैंड रिड्यूस नेटिव ग्रासलैंड वर्ड। तो क्योंकि अलग एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है। ग्रीन वाटर क्या है और ब्लू वाटर क्या है? तो ग्रीन वाटर रिफर्स टू द मॉइस्चर इन सॉइल एंड वेजिटेशन। तो मॉइस्चर जो कि सॉइल और वेजिटेशन में हो उसको हम बोलते हैं ग्रीन वाटर। ये ध्यान रखना, ब्लू वाटर आ चुका है क्योंकि, और ये हमारा सरफेस ग्राउंड, लेक, रिवर, रिजर्वायर रिचार्ज। ब्लू वाटर इज रिचार्ज बाय प्रेसिपिटेशन। इज इन इनकम्पास, जो ग्राउंड वाटर है सरफेस के अंदर है, इनकम्पासिंग सरफेस है, लेक में, रिवर्स में, रिजर्वायर में है, वो ब्लू वाटर है। और जो ग्रीन वाटर है वो मॉइस्चर इन सॉइल एंड वेजिटेशन है, ग्रीनरी में ग्रीन वाटर है ना। ये प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन से ऊपर आ जाता है, पत्तों के स्टोमेटा से बाहर निकल के आ जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है और मुझे लगता है आपको ये चीज़ें काफ़ी क्लियर हुई होंगी। ऑर्गेनाइजेशन न्यूज़ में क्या है? साइट्स न्यूज़ में है, 1963 में बना था। इंडिया एज अ मेंबर है, 184 कंट्रीज़ हैं। ज़्यादा कुछ अपेंडिक्स 1 है। स्पीशीज आर थ्रेटेंड विद एक्सटिंक्शन है, कमर्शियल ट्रेड प्रोहिबिटेड है स्पीशीज की। देन अपेंडिक्स 2 में द स्पीशीज आर करेंटली थ्रेटेंड बट मे बिकम सो विदाउट कंट्रोल इन ट्रेड, ट्रेड रिक्वायर एन एक्सपोर्ट परमिट चाहिए होता है। अगर अपेंडिक्स 2 में है, अपेंडिक्स 3 में है, एट अ पार्टीज रिक्वेस्ट प्रिवेंट अनसस्टेनेबल और इलीगल एक्सप्लॉयटेशन, ट्रेडर रिक्वायर अप्रोप्रिएट परमिट्स। तो पहली बात तो कमर्शियल ट्रेड जो अपेंडिक्स 1 में है उसको हटा देते हैं, और साइड की अपेंडिक्स 1 स्पीसीज हमारी 4th शेड्यूल में आती हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के। ठीक है, याद रखना है आपको। अब साइट्स रोजवुड्स, द ग्लोबल पिक्चर रिपोर्ट याद रखना है आपको। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ ट्रेड रिपोर्ट कौन निकालता है? साइट्स निकालता है। अब IUCN की बात करते हैं, 1948 है, और IUCN ग्रीन लिस्ट निकालता है। वर्ल्ड कंजर्वेशन एंड नेचर बेस्ड सॉल्यूशन निकालता है। ठीक है, एग्रीकल्चर डायरेक्टली थ्रेटन 34% ऑफ स्पीशीज, तो ये IUCN कुछ बताता है। प्रोटेक्टेड प्लेनेट रिपोर्ट निकालता है। नेचर बेस्ड सॉल्यूशन फॉर क्लाइमेट चेंज, ये भी IUCN निकालता है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की बात करते हैं तो ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसका एक हेडक्वार्टर है। 2007 में स्टार्ट। लाइट्स ऑफ मूवमेंट, कैसा लाइट्स ऑफ मूवमेंट इससे रिलेटेड है? किससे रिलेटेड है? WWF से। लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट निकालता है WWF। वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन डिक्लाइन बाय 73% ओवर पास्ट 50 ईयर। अडॉप्टिंग इंडियाज कंजम्पशन पैटर्न वर्ल्ड वाइड वुड नीड लेस देन 1 अर्थ बाय 2050। तो कहीं ना कहीं हमारी ग्रेव सिचुएशन को ये बताता है। नेशनली डिटरमिन्ड टारगेट्स क्या क्या हैं? तो कुछ आपको इतना याद अब मतलब ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट इस टाइम के लिए नहीं है। मास मूवमेंट फॉर लाइफ, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, कुछ है। इंडिया पंचामृत आप यूज़ कर सकते हो। तो इंडिया कमिटेड 5 क्लाइमेट एक्शंस एज पंचामृत। COP26 लास्ट में पंचामृत आए थे, इनको जरूर यूज़ करें। 500 गीगावाट ऑफ नॉन फॉसिल एनर्जी 2030, मीटिंग 50% ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट, है ना। तो रिन्यूएबल एनर्जी से 2030 तक करना है, 2070 तक नेट जीरो हमें बन जाना है। इंडिया लॉन्ग टर्म लो कार्बन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी LTLCDC सबमिटेड टू UNFCCA 2000 मेंशन करता है। इंस्टॉल रिन्यूएबल पावर प्लांट वगैरह वगैरह लगाने की बात करता है। COP29 अजरबैजान बाकू अजरबैजान में हुई थी, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। फिर देखो रिव्यू करा गया। COP30 बेलेम ब्राज़ील में होगी, नवंबर 2025 में होगी। फर्स्ट कोप मीटिंग हुई थी बर्लिन जर्मनी 1995। अगर आपको कोई और जगह दे दे तो आपको वो मार्क नहीं करना है। ठीक है, तो आपको इतना कुछ आप याद रख नहीं सकते हो और रखना भी नहीं चाहिए। ठीक है, ट्रिपल फाइनेंस है, $300 बिलियन एनुअली बाय 2035। कुछ मेन गोल्स याद रख लो। बाकू डिक्लेरेशन, एडॉप्टेशन और कुछ खास अगर हुआ हो। बाकू वर्क प्लान है। लीमा वर्क प्रोग्राम ऑन जेंडर एंड क्लाइमेट चेंज, है ना, एनहेंस करा है। तो लीमा में जो हुई थी हमारी लीमा वर्किंग में एस्टेब्लिश इन COP20 2014 लीमा में जो हुई थी उसमें जेंडर्स के ऊपर लीमा वर्किंग प्लान बनाया गया था, उसको स्ट्रेंथन करने की यहाँ बात की गई है। इशू पेंडिंग डेडलॉक ऑन मिटिगेशन वर्क प्रोग्राम, तो कहीं ना कहीं जो मिटिगेट करने का काम है उस पर अभी भी डेडलॉक मतलब काफ़ी समझौता नहीं हो पा रहा है। क्योटो प्रोटोकॉल इंपॉर्टेंट है, हमें सबको पता है। GSC ग्रीन हाउस गैस एमिशन, पेरिस प्रोटोकॉल में कहा गया था कि इफ़ इट विल राइज अबव 1.5 डिग्री सेल्सियस द इफेक्ट विल बी डिजास्ट्रस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। इतना ज़्यादा अब आपको कुछ पढ़ने की इसमें ज़्यादा ज़रूरत है नहीं है, मतलब ऐसा कुछ खास है नहीं। हाइड्रोजन फॉर नेट ज़ीरो LAC इनिशिएटिव है, ये आप देख सकते हो। थोड़ा सा है क्योंकि कुछ टाइप ये कभी कभी आपसे बॉडीज और इन सब चीज़ों के बारे में पूछ लेता है।
इंडिया ने क्या करा COP29 में, प्रपोज गोल ऑफ 1.3 ट्रिलियन एनुअली अंडर NCQZ, ना मिटिगेशन वर्क प्रोग्राम पे काम करना, इस पे इंडिया सहमत है, और कंट्रीज भी आनी चाहिए। ग्लोबल स्टॉक टेक, ये इंपॉर्टेंट है। GST आउटकम्स, क्रिटिसाइज द UAE dialogue text for its lack of connection to finance imbalance and mitigation centric language is the process for the country, global stock take process for the country to see whether they are collectively making progress toward meeting the goals of the Paris Agreement once every 5 year। तो कहीं ना कहीं ये एक चेक एंड बैलेंस का मैकेनिज्म है कि आप चेक करते हैं अपने आप को, एक चेकिंग मैकेनिज्म है। डिजास्टर रेजिस्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, लीड IT मीट, है ना, एनर्जी ट्रांजिशन, ग्लोबल साउथ, अदर इंडिया, स्वीडन ने इंडस्ट्री ट्रांजिशन पार्टनरशिप करी है, ठीक है, तो आपको कुछ कुछ आइडिया होना चाहिए। आर्टिकल 6 है पेरिस एग्रीमेंट का, कार्बन ट्रेडिंग का आर्टिकल 6 है, ठीक है। आफ्टर निगोशिएशन हैव बीन फाइनलाइज हो गए हैं, तो रूल्स के ऊपर ही है कार्बन मार्केट में किस तरीके से, है ना, वन नॉन मार्केट बेस्ड अप्रोच, है ना, मार्केट बेस्ड और नॉन मार्केट बेस्ड अप्रोच है। कार्बन मार्केट, कार्बन ट्रेडिंग होगी, वन ट्रेडेबल कार्बन क्रेडिट जनरली इक्वल 1 मेट्रिक टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और इक्विवेलेंट, ठीक है, ये हमें क्योटो प्रोटोकॉल से मिल जाता है। क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म भी वहीं पे मिल जाता है। तो ये सब कुछ कुछ है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट, आर्टिकल 6 किससे रिलेटेड है, तो कौन सा आर्टिकल है आपको याद रखना है। आर्टिकल 6 किस चीज़ का आर्टिकल, पेरिस एग्रीमेंट का। तो ये मार्केट बेस्ड CDM मैकेनिज्म, वही बताया मैंने, जॉइंट मैकेनिज्म बेस्ड है ना, मार्केट और नॉन मार्केट बेस्ड है ना। इंक्लूड ऑल द कंट्री लिमिटेड टू डेवलपमेंट, Annex 1 कंट्री डेवलप्ड कंट्री है, Annex 2 कंट्री डेवलपिंग कंट्री है जिनको फाइनेंस करने की जरूरत है। क्लाइमेट फाइनेंस की बात हो रही है, न्यू कलेक्टिव क्वान्टिफाइड गोल्स। आर्टिकल 9 जो हमारा है पेरिस एग्रीमेंट का, COP21 में भी इसकी बात हुई थी कि एनुअली $100 बिलियन देने की बात हुई थी। अब आपको ज़्यादा इसके बारे में, अडोप्टेशन फंड, लॉस एंड डैमेज फंड, COP27 में इसके ऊपर काफ़ी चर्चा हुई, एग्रीमेंट बना। COP28 में फाइनेंशियल असिस्टेंट दिया जाएगा जिन्होंने सबसे ज़्यादा इस चीज़ को झेला है। फंड फॉर रिस्पॉन्डिंग टू लॉस एंड डैमेज, FRLD की बात ही होती है, यही बात काफ़ी उठी थी, और COP27 में शर्मल शेख इजिप्ट में इसकी बात रखी गई थी अच्छे से। फिर ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, GEF है, 67th काउंसिल है, तो ये कहीं ना कहीं फंडिंग का काम करती है ना। कोहैबिटेट, ये आपको पता होना चाहिए, कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ वेटलैंड, फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड टू सिक्योर द पॉपुलेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज अलोंग द सेंट्रल एशियन फ्लाईवे इन इंडिया, इम्प्लीमेंटेड बाय UNDP। आपको कुछ कुछ याद रखना है। ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी 1992 रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट के टाइम पे ये बनाई गई थी। ग्लोबल एनवायरनमेंट काउंसिल एंड गवर्निंग बॉडी है, काफ़ी बड़ी बॉडी है, इसमें कई सारी जो कन्वेंशंस और कई सारी बॉडीज़ मिलकर काम कर रही हैं। GEF ट्रस्टी जो है वो वर्ल्ड बैंक है, इसमें स्मॉल ग्रांट प्रोग्राम, लीस्ट डेवलप कंट्री फंड है, स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड है, प्लानट गोल्ड है, ब्लू नेचर अलायंस है। एंटार्क्टिक ट्रीटी इंपॉर्टेंट है, 26th मीटिंग, 46th मीटिंग कहीं ना कहीं इंडिया में कंक्लूड कर, जो साउथ में हमारे कई करी गई है इंडिया में, तो आपको याद है एंटार्क्टिक ट्रीटी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर कई सारे रिसोर्सेज हैं। इंडिया हैज़ बीन अ कंसल्टेटिव पार्टी 1983, तो ये कहीं है कंजर्वेशन ऑफ एंटार्क्टिक सी 1972 का, मरीन लिविंग रिसोर्स 1982 है ना, प्रोटेक्शन प्रोटोकॉल ऑन एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन टू एंटार्क्टिक ट्रीटी, मैड्रिड प्रोटोकॉल 1991 साइन करी थी इंडिया ने। मैड्रिड प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है, तो एंटार्क्टिक ट्रीटी से रिलेटेड है, और इंडिया का दक्षिण गंगोत्री हमारा एंटार्क्टिक में है। देन फर्स्ट रिसर्च स्टेशन करेंटली मैत्री और भारतीय 2012, मैत्री 1918 है, 2012 मैत्री सेकंड अनाउंस इन ATCM। तो हमारा जो अभी एंटार्क्टिक ट्रीटी कमीशन की कंसल्टेटिव मीटिंग हुई है उसमें हमारा एक सेकंड मैत्री 2 मिशन भी वहाँ जाएगा, ठीक है, रिसर्च स्टेशन के लिए। नाउ एंटार्क्टिक एक्ट क्या है, रिफॉर्मिंग द ट्रीटी कमिटमेंट एनेक्टेड इन 2022 में इसको इनेक्ट करा गया, ठीक है। नाउ अदर इनिशिएटिव्स इन दी न्यूज़, ठीक है। अब देखो क्लाइमेट टेक्नोलॉजी सेंटर नेटवर्क CTCN 10वां हेडक्वार्टर कोपेनहेगन डेनमार्क है, आपको इतना नहीं पढ़ना। क्लाइमेट रिस्पॉन्स इनिशिएटिव, ठीक है, इसके बारे में कुछ खास जानना है नहीं है। ग्रीनिंग एजुकेशन पार्टनरशिप, यूनेस्को लॉन्च 2 न्यू टूल्स निकाले हैं, न्यू ग्रीनिंग करिकुलम गाइडेंस, न्यू ग्रीनिंग स्कूल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। तो आपको पता होना चाहिए किसने निकाले हैं, ग्रीन एजुकेशन पार्टनरशिप के तहत यूनेस्को ने निकाले हैं, बस इतना सा याद रख लो, मोर देन इनफ है। क्लाइमेट पॉलिसी इनिशिएटिव, ठीक है, तो COP29 में ग्लोबल लैंडस्केप ऑन क्लाइमेट फाइनेंस के ऊपर काफ़ी बात हुई है, तो आपको अब इतना कुछ याद नहीं रखना है। साइंस बेस्ड टारगेट्स इनिशिएटिव, ठीक है, तो ये भी आपको कुछ खास याद नहीं रखना है। ये भी NICES प्रोग्राम आपको याद नहीं रखना है, इसरो का है ना, डिपार्टमेंट अदर मिनिस्ट्री है। तो कैन रिसर्च ऑन ज्वाइनिंग कॉम्बैट द क्लाइमेट चेंज, इंडियन रिसर्चर्स काम कर रहे हैं, तो कुछ खास है नहीं है।
इंटरेक्ट करना है, ये भी कुछ खास नहीं है। MYAC 1 मिलियन यूथ एक्शंस चैलेंज, ये कुछ इंपॉर्टेंट लगता है, देखते हैं इसको। UNCC लर्न, देखो अबाउट 1 मिलियन यूथ एक्शन encourage यूथ एज 10 to 30 ईयर ओल्ड टू टेक कॉन्क्रीट एक्शंस फॉर मोर सस्टेनेबल फ्यूचर प्रॉपर SDG गोल, SDG 12, 15, 16 सबका अच्छे से। UNCC लर्न इज अ कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव 36 मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग टुगेदर टू हेल्प कंट्रीज। तो UNCC लर्न भी एक इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है। नाउ हमारे पास क्या हो जाएगा, क्लाइमेट मिटिगेशन एडेप्टेशन, ग्रीन क्रेडिट रूल। हम ग्रीन क्रेडिट रूल की बात करते हैं, तो देखो अब आपको देखना है कि ये जो ग्रीन क्रेडिट रूल्स हैं, मतलब कहीं ना कहीं कार्बन क्रेडिट करते हैं, ऐसे हम ग्रीन क्रेडिट करेंगे। और ये ऑपरेटिंग अंडर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन 1986 है, ये एनर्जी कंजर्वेशन 2001 के अंदर में हम कार्बन क्रेडिट को का ट्रेडिंग स्कीम को रखते हैं। तो बस आपको इतना ही याद रखना है, इसमें ही कंफ्यूज कर सकता है। बाकी तो वही है कि ग्रीन ट्रेडिंग होगी, ये सब है, कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग सिस्टम, ये सब ज़्यादा कुछ आपको पढ़ने की जरूरत इसमें है नहीं, ये पूछ चुका है ऑलरेडी। ग्रीन वॉशिंग की दिखाना कुछ होता है और एक्चुअल में ग्रीन हशिंग होती है। ग्रीन हशिंग हो कंपनी अंडर रिपोर्ट और हाइड सस्टेनेबल क्रेडेंशियल्स टू अवॉइड स्क्रूटनी। ग्रीन रिंसिंग कंपनी रेगुलेटरी चेंजेस ESG एनवायरमेंट सोशल गवर्नमेंट टारगेट बिफोर अचीविंग ग्रीन लेबलिंग, है ना। एसेंशियली अनसस्टेनेबल प्रोडक्ट इज ग्रीन कर दी। ग्रीन लाइटनिंग द हाईलाइट ऑफ द पर्टिकुलर ग्रीन फीचर, है ना बस। ग्रीन शिफ्टिंग शिफ्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंडिविजुअल। ग्रीन क्राउडिंग हाइट्स विद इन अ ग्रुप एंड इज स्लो टू अडॉप्ट सस्टेनेबिलिटी, कहीं छुप जाना किसी कंपनी का बड़ी बड़ी कंपनियों के बीच में। तो ये सारे आपको पता नहीं, ग्रीन वॉशिंग मतलब धोखा देना, एक तरह से दिखावा गलत है। तो मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट को लेके काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है और आपको इतना ज़्यादा याद रखना नहीं है। आपको क्या रखना है, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने इसके अगेंस्ट एक्शन लिया है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड इको लेबलिंग भी करता है प्रोडक्ट का। ग्रीन रेटिंग प्रोजेक्ट हमारे इंडिया में है। देन इंडियन ग्रीन बिल्डिंग जो हमारी काउंसिल है, फिर ये सब है। CB's का बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट है ना। डायरेक्ट एयर कैप्चर एंड स्टोरेज DAC प्लांट, अब डायरेक्ट एयर कैप्चर वर्ल्ड्स लार्जेस्ट DAC+S प्लांट मैमोथ स्टार्टेड ऑपरेशन आइसलैंड में हुआ है, पता होना चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल टेक्नोलॉजी विच कैप्चर CO2 डायरेक्टली फ्रॉम एटमोसफेयर, CO2 कैप्चर करने के लिए हो रहा है, इसको रिमूव करना है, इसका मेन एम है। आयरलैंड में है, क्या याद रखना है, डायरेक्ट एयर कैप्चर एंड स्टोरेज वाला आयरलैंड में एक प्रोग्राम में चल रहा है। CO2 तो मीथेनॉल कन्वर्जन, तो इसका कहीं ना कहीं एनर्जी में वेस्ट टू वंडर काइंड ऑफ थिंग। डाइमेथाइल ईथर अ डायरेक्टिव ऑफ ब्लेंडिंग विद LPG, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड करी रहा है डाइमेथाइल ईथर को। नीति आयोग मीथेनॉल इकोनॉमिक प्रोग्राम नीति आयोग का है। वुड एल्कोहल, तो ये कहीं ना कहीं कैप्चर करके हाइड्रोजनेट करके मिथेनॉल बनाने की बात हो रही है इस प्रोसेस में, है ना। वो कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन स्टोरेज CCUS कैप्चर करेंगे। रिसोर्स ऑफ फीडबैक टू क्रिएट प्रोडक्ट और सर्विस, कार्बन को कैप्चर करके। ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम, ये है ना मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग, तो ये उससे रिलेटेड है, ठीक है। पंचकर्म संकल्प, है ना, इसके अंदर में है पंचकर्म संकल्प है, तो ये कुछ कुछ है। ग्रीन वॉयज जो 2050 सपोर्ट डेवलपिंग कंट्रीज टू रिड्यूस एमिशन फ्रॉम शिप अलाइनिंग विद 2023 IMO GSC। ग्रीन वॉयज आपको यूज़ करना है जब भी आप किस में करोगे, जब भी आपका GS3 का टॉपिक आता है ना, एनर्जी, पोर्ट, रोड, रेलवेज, तो पोर्ट वाले पार्ट में जो शिप वाला पार्ट है, अगर पोर्ट पे क्वेश्चन आता है कैसे ग्रीन करें, कैसे एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट करें, ग्रीन वॉयज आप जरूर डालोगे 2050 का। और पीछे से ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम आपको जरूर डालना है, ठीक है। टर्म्स द न्यू कार्बन फार्मिंग कहाँ होती है, क्या है ये, है ना। यूरोपियन यूनियन यूरोपियन काउंसिल रिसेंटली रीच प्रोविजनल एग्रीमेंट और रेगुलेशन एस्टेब्लिशिंग EU लेवल कार्बन रिमूवल सर्टिफिकेशन फ्रेमवर्क। कार्बन फार्मिंग, रीजनरेटिव प्रैक्टिसेस टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर, रिस्टोर इकोसिस्टम, कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज, एग्रोफॉरेस्ट्री करना, ये सब करना कार्बन की। तो कार्बन फार्मिंग क्या है, तो ग्लोबल है 4/1000 इनिशिएटिव, ये है ट्रांजिशन टुवर्ड्स रीजनरेटिव प्रोडक्टिव एंड हाईली रेजिलिएंट एग्रीकल्चर के लिए। वर्ल्ड बैंक सपोर्ट करता है केन्या एग्रीकल्चर कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम CCTS इंडिया में लॉन्च एंड द मिनिस्ट्री ऑफ पावर फॉर ट्रेडिंग ऑफ कार्बन क्रेडिट अमंग ऑब्लिगेटेड एंटिटीज। तो ये सब हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, ये है कजान डिक्लेरेशन अडॉप्टेड बाय ब्रिक्स, है ना। रिजेक्टेड CBAM कॉलिंग इट डिस्क्रिमिनेटरी, तो एक आपको मना कर दिया है हमारे EU पॉलिसी टू इम्पोज कार्बन टैक्स ऑन द स्टील, जो भी ऐसा प्रोडक्ट जिससे भी हमारा कार्बन वगैरह मतलब रिलीज होता है और जिनमें कार्बन कंजम्पशन है, उसको लेकर टैक्स लगाने के लिए EU को जो
प्रोविजन था उसका विरोध हुआ है काफ़ी ज़्यादा। यूरोपियन पार्लियामेंट हैज़ ऑल्सो अप्रूव्ड नेट जीरो इंडस्ट्री एक्ट दैट सेट अ टारगेट फॉर यूरोप टू प्रोड्यूस 40% ऑफ इट्स एनुअल डिप्लॉयमेंट नीड्स इन नेट जीरो टेक्नोलॉजी बाय 2030 बेस्ड ऑन नेशनल। तो काफ़ी ज़्यादा आगे यूरोप निकल रहा है। अब देखो कीलिंग कर्व क्या है, ग्लोबल एवरेज कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वॉज इतनी, मतलब 4.7 पार्ट पर मिलियन ppm थी, सिग्नल लार्जेस्ट स्पाइक इन कीलिंग कर्व, है ना। इट इज़ द रिकॉर्ड ऑफ एटमॉस्फेरिक CO2 फ्रॉम माउना लोआ ऑब्जर्वेटरी है, हवाई आइलैंड पे है जो कि हमारी, है ना, हवाई आइलैंड पे है। और तो इसको एक्टिव वॉल्केनो है, तो वहाँ से रिकॉर्ड करती है कितना CO2 कंसंट्रेशन एक है एवरेज। अब क्या है, ग्रीनियम, ग्रीन प्रीमियम, है ना, इंडियन सोवरेन ग्रीन बॉन्ड हार्डली रिसीव एनी ग्रीनियम फ्रॉम अ प्राइवेट इन्वेस्टर। तो यही है, ग्रीन बॉन्ड्स आर डेट इंस्ट्रूमेंट डेट फंड स्पेसिफिक प्रोजेक्ट एक्टिविटी कैटेगराइज है ग्रीन, तो ग्रीन के लिए पैसा मिलता है। टील कार्बन, फर्स्ट टील कार्बन स्टडी अंडरटेकन इन केवलादेव, जो है केवलादेव घाना में हमारी नेशनल पार्क में टील कार्बन की स्टडी हुई है। टील कार्बन कार्बन स्टोन है नॉन टाइडल फ्रेश वाटर वेटलैंड्स में, ठीक है, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। तो नॉन टाइडल फ्रेश वाटर वेटलैंड के अंदर टील कार्बन हमारा है। इट्स बीइंग अ कलर बेस्ड टर्मिनोलॉजी, है ना, बेस्ड ऑन इट्स फंक्शन लोकेशन रेदर देन फिजिकल प्रॉपर्टी। पर्पल एयर और इंडस्ट्रियल एमिशन में, ठीक है, ग्रीन टेरेस्ट्रियल प्लांट, ब्लैक बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, रेड बायोलॉजिकल पार्टिकल्स, स्नो आइस, है ना, कार्बन रिलीज थ्रू द बायोलॉजिकल पार्टिकल ऑन स्नो एंड आइस, ग्रे है इंडस्ट्रियल एमिशन में, ठीक। इंडस्ट्रियल एमिशन में है पर्पल भी है, कैप्चर्ड थ्रू, अगर कैप्चर करोगे इंडस्ट्रियल एमिशन से तो पर्पल है, और रिलीज अगर हो रहा है इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन से, मतलब इंडस्ट्रियल एमिशन से, तो वो हमारा ग्रे है, आपको याद रखना है। रिप्रेजेंटेटिव कॉन्सेंट्रेशन पाथवेज, ये हमारे अलग अलग पाथवेज हैं। वाटर क्रेडिट, मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म से कार्बन क्रेडिट है, सिमिलरली वाटर क्रेडिट का भी एक मैकेनिज्म बनाया जा रहा है। फिर बायोडाइवर्सिटी क्रेडिट्स, बाकी यही है, क्रेडिट को लेके ही है कि आप, मतलब फाइनेंस से रिलेटेड है। ग्लेशियल जियो इंजीनियरिंग इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, चलो बाकी पता हो थोड़ा बहुत कि, है ना, डेलिबरेट मॉडिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट सिस्टम अराउंड ग्लेशियर करना है थोड़ा। यूनाइटेड नेशन UNEP 1972 नैरोबी केन्या, तो हम ये सब पढ़ते ही हैं। बाकी अलग अलग इसके ग्लोबल एमिशन गैप रिपोर्ट निकालती है। वर्ल्ड WMO जेनेवा में है, 1950 का है, वार्मेस्ट ईयर था, 1.45 अबव द एवरेज टेम्परेचर प्री इंडस्ट्रियल लेवल था। इंटरनेशनल क्रायोस्फीयर क्लाइमेट इनिशिएटिव, है ना, तो ये 2009 जेनेसिस है, तो क्रायोस्फीयर जानते ही हो। लॉस्ट आइस, ग्लोबल डैमेज, आइस की वॉल्यूम घट गई ग्रीनलैंड में 35%, ठीक है। नाउ अब जो है ना, अब हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे यहाँ से लेके एंड तक का पूरा पोर्शन, क्योंकि हमारा काफ़ी कुछ कवर हो चुका है। अराउंड हमने 50 पेजेस कर लिए हैं, और हमें टोटल जाना है अपने 136 नहीं है, तो इसमें 130 पेजेस तक की है, तो 50 पेजेस हमारे कवर हो गए हैं अराउंड 1 आवर में। तो ये 2-2.5 घंटे में पूरी खत्म हो जाएगी। इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा, उसमें हम पॉल्यूशन के आगे से कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और इसको ज़रूर शेयर करें। काफ़ी अच्छे से मैंने आपको कई चीज़ें बिल्कुल मतलब ईजीली तरीके से बता दी है, इतना ज़्यादा आपको नहीं सोचना है इसके बारे में, और आप इससे रैपिड रिवीजन कर सकते हो। 2-2.5 घंटे में आपकी पूरी इन्वायरमेंट खत्म हो जाएगी, मैक्स 2 घंटे मान के चल सकते हो। तो नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।